हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पंथी लेट्स क्रैक दी ऑल एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी दारोगा के 1799 पदों पर जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी परीक्षा के लिए रुकमनी के द्वारा यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेटों का पहला वॉल्यूम जारी किया गया है। इस सेशन में आज हम 28वें प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप सबों को सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? तो वस्तु रगड़ने से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा, तब उसका भार क्या होगा? तो जब यह पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा तो इसका जो भार है वो 4W/9 होगा। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल यह 1896 में आयोजित किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश में लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है यह 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क को इसके लागू किया गया था और इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य का प्रावधान दिया गया है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत जोर नहीं दिया गया? विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो इसका समय था 1997 यानी 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता जो है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास पर बल दिया गया था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह संविधान के भाग 4 में निर्दिष्ट है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो दिए गए विकल्पों में वहिंद जो है यह हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो दिए गए विकल्पों में सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू है। बोखरचू यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बोखरचू सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो यह प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना वर्ष 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर 74.04 यह भारत की साक्षरता दर है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। ठीक है, जीएनपी का अगर आपको निकालना हो तो जीएनपी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? जीएनपी को निकालने के लिए जीडीपी प्लस विदेश के शुद्ध कारक को जोड़ दिया जाता है तो जीएनपी निकल जाएगा। तो 1 का हो जाएगा डी। एनएनपी अगर निकालना हो तो एनएनपी को निकालने के लिए जीएनपी से मूल ह्रास को माइनस कर देंगे तो ए
NNP निकल जाएगा, यानी दूसरा का हो जाएगा ए। और GDP अगर निकालना हो तो GDP निकालने के लिए C+I+G+ शुद्ध निर्यात, यानी सी का मतलब होता है उपभोग, I का मतलब निवेश और G का मान होता है सरकारी खर्च। तो जब निवेश उपभोग और सरकारी खर्च को जोड़कर उसमें शुद्ध निर्यात को जोड़ देंगे तो हमारा GDP निकल जाएगा। तो यानी तीसरा का हो जाएगा B और चौथा का हो जाएगा C। तो इस प्रकार से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका B इसमें सही हो जाएगा, पहला का D, दूसरा का A, तीसरा का B और चौथा का C। तो विकल्प B इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है, विकल्प B इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें भी देखिएगा तो सांची शहर को भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है, तो विकल्प B इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 के अनुसार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी योजना शुरू की जाएगी? भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है, विकल्प A इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत की गई है, तो विकल्प B इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, विकल्प A इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं द्रव्य रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव्य द्वारा लगाने वाला दाब का क्या होता है? तो उपयुक्त सभी सत्य, इससे संबंधित जो भी कथन यहाँ पे दिए गए हैं, यानी द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान होता है और पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये तमाम जो कथन है यह सत्य है, इसलिए विकल्प D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी के सतह पर G के मान से कम होता है, विकल्प B इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो स्नेल के नियम का गणितीय रूप म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R है, तो विकल्प A इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन से संबंधित है, विकल्प D इसका सही आंसर हो जाएगा। विदेशी व्यापार में यदि आयात से निर्यात अधिक होता है तो भुगतान अनुकूल या संतुलित कहा जाता है, और यदि विदेशी व्यापार में निर्यात से आयात अधिक होता है तो भुगतान प्रतिकूल होता है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है, तो विकल्प D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे लाइन दिया गया है और किस देश के बीच में ये लाइन है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, यह सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये भी सही है। डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है, ये सही है। और 8 डिग्री चैनल अंडमान एवं मालदीव के बीच में है, यह कथन गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 8 डिग्री जो चैनल है यह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में पड़ता है, तो विकल्प D इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत और किस देश में विकसित की गई है? तो यह बंदरगाह परियोजना जो है भारत और ईरान के बीच में विकसित की गई है, विकल्प B इसका सही आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है, विकल्प D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है, विकल्प A इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में, भारत में कर्नाटक में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो विकल्प A इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी में क्या किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, विकल्प B इसका सही आंसर है। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, विकल्प C इसका सही आंसर है हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 75 है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40 है। तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें विधानसभा की, तो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 216 है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो इस टीम का जो नेतृत्व है वो भूलाभाई देसाई जी ने किया था। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टीम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे, लेकिन नेतृत्व जो था वो भूलाभाई देसाई जी के द्वारा किया गया था। इनमें जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, इनके ऊपर मुकदमा कब चलाया गया था? तो 1945 में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो इनमें देखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यह ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर कितना अनुमानित है? तो यह वृद्धि दर कितना है? 14.5% अनुमानित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2026 तक बढ़ाया गया ओ स्मार्ट योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना महासागर विकास कार्य से संबंधित है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो एक्स निम्न में क्या है? तो एक्स निम्न में क्या है? यह एक धातु है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं क्योंकि वे पानी के साथ प्रतिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड जो होता है वह नम लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और नीला को नीला ही रहने देता है। तो इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म नहीं है? क्या है? उपधातुओं का गुण धर्म नहीं है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्धचालक, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चार द्रव्य ए, बी, सी तथा डी का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रव्यों में बारी बारी से डुबोया जाता है। इनमें से किस द्रव्य में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा? तो वस्तु का सर्वाधिक भाग जो होगा वह द्रव्य सी में डूबेगा। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस यानी इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डेज प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है। पश्चिम बंगाल में माँ काली का मंदिर फेमस है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर फेमस है और रामपा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है यह तेलंगाना में स्थित है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? इसका नाम है स्पुतनिक 1। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 में इसे लॉन्च किया गया था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। कहाँ पर किया था? तो भारत ने अपना प्रथम नाभिकीय भूमिगत विस्फोट पोखरण में किया था। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पोखरण में यह विस्फोट कब किया गया था? तो यह विस्फोट 18 मई को 1974 में यह विस्फोट किया गया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? तो दिए गए विकल्पों में से यह वेस्ट इंडीज के पास पड़ता है, एक द्वीप है जिसका नाम है प्यूटोरिका। प्यूटोरिका जो है यह अमेरिका के अधीन है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेपाल के साथ बिहार की देखिएगा तो बिहार की 7 जिला जो है 7 जिलों की सीमा लगती है। उनका नाम एक बार आप सुन लीजिए: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज बिहार के यह 7 जिले हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहा जाता है? तो यह स्थान कौन सा था? यह स्थान कनौज था। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो मुगल काल में हरकारे यह जासूस एवं विशेष वार्ताहर थे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था? रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण वह उसका स्त्री होना था। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की किस श्रेणी में शूटिंग में कांस्य पदक जीता? तो इन्होंने पुरुषों के 50 मीटर के श्रेणी में शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? तो इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत की गई है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले आप देखिएगा तो अब तक दिल्ली में कुल 4 महिलाएं जो हैं वो एज द सीएम रह चुकी हैं। सबसे पहले सुषमा स्वराज जी रही हैं, उसके बाद शीला दीक्षित रही हैं, उसके बाद आतिशी मार्लेना और फिलहाल में सीएम पद पे दिल्ली में रेखा गुप्ता जी बरकरार हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहसंयोजी यौगिक साधारणतः क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं यह साधारणतः पानी में अघुलनशील होते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्रव की सतह से वाष्पीकरण क्यों होता है? क्योंकि यह एक दूसरे के बीच आकर्षण बलों को तोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए द्रव की सतहों से वाष्पीकरण हो जाता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है यह थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन अवश्य होते हैं? Fe अर्थात आयरन या लोहा कह लीजिए, इसमें क्या होता है? इसमें डी इलेक्ट्रॉन अवश्य होते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश से संभाली थी? तो इन्होंने यह कमान सिंगापुर से संभाली थी। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है यह सुमेलित नहीं है। पुनः सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है यह 1870 में हुई थी, यह सही है, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? यह गलत है। यह सभा जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा नहीं बल्कि MG रनाडे जी के द्वारा, किनके द्वारा? MG रनाडे जी के द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। बाकी के जो भी मिलान है ये सारे मिलान सही हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन युग्म सही नहीं है?
तो राज्य में राज्यपाल पद जो है आर्टिकल 155 में दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य में राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में दिया गया है, तो यह आर्टिकल जो है 153 है, अर्थात 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, इसका प्रावधान किया गया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना, किस दिन को चुना गया है, तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा इस दिन को चुना गया था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है, तो यह बिट्स से नापी जाती है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, किस फल में, तो केले में देखिएगा तो लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है, तो यह हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानी जाती है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुख्य रूप से देखिएगा तो श्रीलंका के पर्वतीय क्षेत्रों में चेन्ना पद्धति से चावल की खेती की जाती है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा देखिएगा तो यह 1964 में, यानी 1 जून 1964 में यह नया पैसा से पैसा हो गया था, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान की है, तो शनि ग्रह के नए 128 चंद्रमाओं को मान्यता दिया गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, तो यह भारत सरकार के किस मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI अर्थात UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अभी सीईओ कौन बने हैं, तो हाल में इसके सीईओ भुवनेश कुमार जी बने हैं, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था, तो सर्वप्रथम डीएनए को फ्रेडरिक मिशर ने अलग किया था, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए एक आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है, डीएनए आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है और सर्वप्रथम डीएनए को फ्रेडरिक मिशर ने इसे अलग किया था, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है, तो इसमें आप देखेंगे उत्तरदायी कौन होता है, तो गोल्जी बॉडी उत्तरदायी होता है, गोल्जी बॉडी, विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रमण रोग नहीं है, तो इसमें यक्ष्मा जो है यह यौन संक्रमण रोग नहीं है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यक्ष्मा एक संक्रामक रोग है, यक्ष्मा एक संक्रामक रोग है और यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कॉलेरा रोग किससे होता है, तो कॉलेरा रोग जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो काली सिंध नदी जो है यह चंबल नदी की सहायक नदी है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था, उस अयस्क का नाम बताना है, तो अयस्क का नाम है पिंच ब्लेड से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था, विकल्प ए इसका सही आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो चाय के पत्तियों के
इलाज के लिए जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है? विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह अनिवार्य रूप से एक ऑक्सीकरक शुष्क किण्वन प्रक्रिया है जिसमें कि चाय की पत्तियों के लिए जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हुई थी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द बताया था। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के द्वारा हिंसा किया गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो दिए गए विकल्पों में देखिएगा तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4 अर्थात सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोह का दमन करना, यह विलियम बेंटिक के द्वारा सुधार कार्य शुरू किया गया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अबुल फजल के द्वारा जो आईने अकबरी लिखा गया है यह अकबरनामा का तीसरा खंड है जिसे आईने अकबरी कहा जाता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफ़ा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं, जय शाह ने आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में यह पदभार संभाला है। और कब संभाला है? तो 1 दिसंबर 2024 से इन्होंने यह पद संभाला है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है? तो 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा जो है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी को टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि सेलों का समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो क्या होगा? यदि सेलों को समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो विद्युत क्षमता बढ़ जाती है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं? तो किस पादप समूह में यह प्रक्रिया होती है? तो यह आवृतबीजी में ऐसी प्रक्रिया होती है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आवृतबीजी पौधे जो होते हैं वह पुष्पीय पौधे हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अक्रिय गैस होते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आर्गन देखिएगा तो यह प्राप्त दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है। और आर्गन जो होता है एक अक्रिय गैस है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंतरीय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती। क्या अवशोषित नहीं कर सकती हैं? तो यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अवशोषित नहीं कर सकती हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो तिलचट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? सातवाहनों के द्वारा जारी की गई थी। विकल्प ए इसका सही आंसर है। निम्न में कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत इसमें कौन नहीं है? तो कोयला जो है यह गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गैर परंपरागत स्रोत में कोयला तो है ही, उसके अलावा कोयला नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा यह गैर परंपरागत स्रोत हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यह परंपरागत
ऊर्जा के स्रोत हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। 93 नंबर से क्वेश्चन जो भी है, यहाँ से कुछ मैथ्स के प्रश्न हैं, तो हम आपको इसका आंसर बताते चलते हैं। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 94 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और 95 देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 96 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 54 मिनट। इसके बाद 97 है, 97 का क्या आंसर हो जाएगा? एक सेकंड, थोड़ा सा इसे और नीचे कर लेते हैं। जो 97 प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 74%। और 98 में देखिएगा तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म, हमें करेक्ट एक्टिव फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो विकल्प ए जो है इसमें करेक्ट एक्टिव फॉर्म है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चूज द वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। यहाँ पर एनोनिमिटी दिया गया है, इसका अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इंपॉर्टेंस। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अपव्ययी, मितव्ययी, परोक्ष, अपूर्व क्या कहते हैं? उसे अपव्ययी कहते हैं। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, और अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। इसके अलावा अगर देखिएगा परोक्ष का मतलब क्या होता है? तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या अदृश्य को परोक्ष कहते हैं, और अपूर्व का मतलब होता है जैसा पहले न हुआ हो। तो इस प्रकार से विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से यह सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं 29 नंबर प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।